नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये 16वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2018 में आए हुए आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, 2018 में आधुनिक भारत के जो प्रश्न आए हैं वो एक तो गिनती में थोड़े से ज्यादा हैं और उनका स्टैंडर्ड भी काफी हाई रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 की जो कट ऑफ गई है वो भी काफी कम गई है। इसलिए आज के जो प्रश्न हैं उन्हें बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। काफी हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहे हैं इस बार। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चार यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो पहला देखिए, ए, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। तो बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंपारण जो सत्याग्रह था वो किसानों से जुड़ा हुआ दोस्तों। तो इसमें ये अधिवक्ता, विद्यार्थी, महिलाएं वगैरह कोई खास बात नहीं है। दूसरी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तो ये भी दोस्तों कोई ऐसी खास बात नहीं है, दलित आदिवासी समुदायों को लेकर भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। और डी देखिए, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो इसके लिए भी ये नहीं था दोस्तों। असल में हमारा सही आंसर है सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। तो ये लगभग पहली बार हुआ था कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें किसान असंतोष भी शामिल हो गया था। अब यूं दोस्तों आप कह सकते हैं कि इससे पहले भी किसानों के आंदोलन होते रहे हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले भी कुछ किसानों के आंदोलन हुए थे, बाद में भी कुछ किसानों के आंदोलन हुए थे, लेकिन दोस्तों उनका जो स्तर था वो राष्ट्रीय टाइप का नहीं था। ठीक है, वो क्षेत्रीय किसान आंदोलन आप कह सकते हैं उनको। यह पहली बार था कि किसी राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का जो असंतोष है वो सम्मिलित हो गया था। इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी गुजरात से चलकर सीधा बिहार पहुंचे थे, चंपारण पहुंचे थे। ठीक है, महात्मा गांधी को विशेष तौर पर इनवाइट किया गया था चंपारण के किसानों की सहायता के लिए। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चंपारण में जो किसान थे वो काफी परेशान थे नील की खेती के कारण। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी दोस्तों। ठीक है, और नील की खेती किसानों की जो कुल जमीन थी उसके 3/20वें भाग पर करवाई जाती थी और ये जबरदस्ती करवाई जाती थी। और किसान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे ब्रिटिश हुकूमत से, और इसीलिए वहां के किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में आने का न्योता दिया और महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी के साथ कई और महत्वपूर्ण नेता भी थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वो भी इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। इनके अलावा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, ये तमाम नेता थे जो इस आंदोलन में चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी के साथ। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसानों का असंतोष राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा था। ठीक है, और अब दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? अब दोस्तों ये एक फैक्चुअल प्रश्न है। अगर आपने इस फैक्ट के बारे में पढ़ लिया होगा भारत का इतिहास पढ़ते वक्त तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। और खास तौर पर बात यह है दोस्तों कि ये आजादी के बाद का एक फैक्ट है। ठीक है, 1948 की यहां पर बात हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम हम देते हैं उसमें हम 1947 तक की ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरह के फैक्ट हमसे छूट जाते हैं। तो इस लिहाज से ये इतना आसान प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो हिंद मजदूर सभा थी इसके संस्थापक थे अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर डी हो जाएगा। हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 1948 तो यहां पर लिखा ही गया है। तो जो स्थापना करने वाले लोग थे उनमें कुछ समाजवादी नेता भी थे, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक के जो पुराने मेंबर्स थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, काफी लोग इसके अंदर थे। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थी दोस्तों हिंद मजदूर सभा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए? ठीक है,
तो अब कौन से उपाय किए गए ये आपको देखने हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर चुनिए। दोस्तों, चंपारण वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1857 की क्रांति से पहले भी कुछ आंदोलन हुए थे, बाद में भी कुछ आंदोलन हुए थे। तो ये जो संथाल विद्रोह है, ये एक जनजातीय किस्म का विद्रोह था। ठीक है, किसान विद्रोह भी हुए थे, ये एक जनजातीय विद्रोह था और ये 1857 से पहले हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड ये 1855-56 के आसपास हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1855-56 में ये आंदोलन हुआ था, 57 से पहले ये आंदोलन हो गया था और बहुत ही जबरदस्त ये आंदोलन था। अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और इसीलिए अंग्रेज अब समझ गए थे कि भैया संथालों के अंदर अब राजनीतिक जागरूकता आ चुकी है, इनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इनको शांत करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने कुछ उपाय किए थे इन लोगों के लिए। ठीक है, और वो कौन से उपाय किए थे, अगर इस चीज को आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों ही है दोस्तों। ठीक है, जो पहला और दूसरा। एक तो संथाल परगना नाम के राज्य क्षेत्रों का सृजन कर दिया था। संथाल परगना मतलब दोस्तों एक जिला बना दिया था संथालों के लिए अलग से, संथाल परगना के नाम से। इस जिले के अंदर लगभग 5500 वर्ग मील का क्षेत्र, ठीक है, 5500 वर्ग मील का क्षेत्र, माइल्स स्क्वायर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 5500 वर्ग मील का क्षेत्र लिया गया। भागलपुर और बीरभूम जो जिले थे, भागलपुर और बीरभूम जिलों को लिया गया। संथाल परगना की स्थापना की गई। ठीक है, ताकि जो संथाल लोग हैं वो समझे कि अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। ठीक है, और साथ ही एक कानून बनाया गया। इस कानून में यह था कि जो संथालों की जो जमीन है वो किसी गैर संथाल को दी नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब अंग्रेज लोग भी अगर चाहें तो वो भी संथालों की जमीन किसी गैर संथाल को नहीं दे सकते। इस प्रकार का एक कानून बना दिया था। तो संथालों को संतुष्ट रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए इस प्रकार के उपाय किए गए थे। तो हमारा यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यह है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। तो अब दोस्तों अगर आपने भारत के ऊपर अंग्रेजों के शासन के आर्थिक प्रभावों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे देंगे। आप इसको फैक्चुअल प्रश्न नहीं कह सकते, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, हिस्ट्री में ज्यादातर प्रश्न हम जो देख रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अगर आपने आर्थिक प्रभावों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप दे देंगे। तो पहला देखिए दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था, हस्तशिल्पों को नुकसान पहुंचाया गया था। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। और जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी अभी तक नहीं हुआ था। सही आंसर है हमारा यहां पर सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे अंग्रेज जो थे वो भारत के ऊपर काबिज होते जा रहे थे, लगभग पूरा काबिज हो गए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीय किसान जो खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा करते थे उनको खाद्यान्न के स्थान पर व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया या उनके ऊपर दबाव डाला गया। ठीक है, व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें किस प्रकार की थी, जैसे कपास उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई, नील उत्पादन करने की बात की गई, जैसे मैंने चंपारण के अंदर बात की थी। इसी के साथ ही दोस्तों अफीम के उत्पादन की बात की गई थी कि अफीम का ज्यादा उत्पादन किया जाए। चाय के उत्पादन की बात की गई थी कि चाय का उत्पादन ज्यादा किया जाए, है ना। तंबाकू के उत्पादन की बात की गई थी। मतलब इस तरह की फसलों की बात की गई थी जिनको ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज बाहर या तो बेच सके, जैसे अफीम का जो उत्पादन है ये चीन के लिए करवाया जाने लगा। चाय तो अंग्रेज खुद पीते थे वहां पे। ठीक है, अंग्रेज खुद यहाँ की चाय अच्छी मानते थे, यहाँ पर चाय टी का प्लांटेशन शुरू करवाया गया। कपास का उत्पादन शुरू करवाया गया ताकि अंग्रेजों को कच्चा माल मिले। ठीक है, वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी इंग्लैंड के अंदर और उनको कच्चा माल मिल सके, उनके कपड़ों के उत्पादन के लिए कच्चा माल उनको मिल जाता था और वो तैयार माल भारत में भेजते थे। तो तमाम ये चीजें होती थी दोस्तों। तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था इस दौर में। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर सीधा आंसर बताता हूं। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। जो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 था,
ये भारत शासन अधिनियम 1919 के स्थान पर आया था। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये एक प्रकार से उनकी परिणति थी, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप लोग जानते हैं, उन राउंड टेबल जो समिट्स थी, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो उनका ही एक प्रकार से परिणाम था। और भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था, जैसे जो आज हम अपनी सूचियां देखते हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप अलग अलग सूचियां पढ़ते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, है ना। जब आप ये सभी सूचियां पढ़ते हैं, हर एक सूची के अलग अलग विषय होते हैं, केंद्र सूची के अलग विषय है, राज्य सूची के अलग, समवर्ती सूची के अलग, तो ये सभी सूचियां यहीं पर आ गई थी दोस्तों, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है। और जो बचे हुए इन सूचियों के बाहर के जो विषय थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। और वैसा ही हमारे संविधान में भी हुआ है, जो इन तीनों सूचियों के जो बाहर के विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। और उससे पहले जो गवर्नर जनरल है वो केंद्र में मजबूत होता था, तो ये अधिकार उसके पास थे। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे देशों के संविधान को देखें तो वहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जो प्रांतों के जो राज्यों के जो गवर्नर हैं उनके पास है, ठीक है, राज्यों के पास है, एक प्रकार से केंद्र के पास नहीं है। लेकिन भारत में ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र के पास है, और 1935 के अधिनियम के मुताबिक ये गवर्नर जनरल के पास थी। तो ये है हमारा दोस्तों आंसर। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है दोस्तों, और ये प्रश्न देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। तो फैक्चुअल प्रश्न है बिल्कुल, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका उत्तर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी, इसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया था। तिलक से काफी प्रभावित थे, मुख्य तौर पर आप कह सकते हैं। जो होम रूल लीग है आप लोग जानते हैं, एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू की थी। एक तरफ देश के एक हिस्से में एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, एक तरफ तिलक जी की होम रूल लीग थी, है ना। 1917 में होम रूल लीग का काफी प्रभाव था, होम रूल आंदोलन हुआ था, और 1920 में जाकर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और इसका नाम स्वराज्य सभा रख दिया गया था। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न अंग्रेजों के दौर में भारत में शिक्षा के विकास के ऊपर है। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो नीचे 3 चीजें या 3 कानून या अंग्रेजों की 3 कोशिशें बताई गई हैं कि क्या इन तीनों के जरिए कुछ हुआ था या कुछ और था, ठीक है। प्रश्न दिया गया कि नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका मैं आंसर आपको एक बार सीधा बता देता हूं दोस्तों। इसका उत्तर है डी, 1, 2 और 3। यानी कि ये जो तीनों ही कोशिशें थी, इन तीनों ही कोशिशों के चलते भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस फहरिस्त के अंदर 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें पहली बार कहा गया था कि भारत में शिक्षा को संस्थागत कर देना चाहिए और 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए खर्च करने की तजवीज कंपनी के द्वारा रखी गई, लेकिन कोई प्लानिंग तैयार नहीं की गई, कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया कि भैया इन 1 लाख रुपयों को खर्च किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस भारत में बनाए जाएंगे। तो पैसे की बात तो हो गई, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी। इसीलिए काफी ज्यादा वाद विवाद हुए और आगे चलकर जो गवर्नर जनरल था या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसने 1823 में जाकर यह कमेटी बना दी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो इस कमेटी के काफी सारे काम थे, जिनमें एक काम यह भी था कि भैया जो 1 लाख रुपया अब कंपनी ने खर्च करना है शिक्षा के ऊपर, इसको खर्च कैसे किया जाए, किस तरह से आवंटित किया जाए शिक्षा के ऊपर, किस तरह के इंस्टीट्यूशन स्थापित किए जाए, ठीक है। तो ये एक तरह का काम दिया गया था। साथ ही शिक्षा के माध्यम के ऊपर भी इनको काम करने के लिए दिया गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। तो कंपनी अपने काम में लगभग ये जो कमेटी थी अपने काम में पूरी तरह से विफल साबित हुई थी। ना तो ये बता पाई कि 1 लाख रुपए को कैसे आवंटित किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, और ना ही ये जो शिक्षा का माध्यम क्या हो इसके ऊपर कोई अच्छे तरीके से राय रख पाई थी। कमेटी के अंदर 10 मेंबर थे जो कि आधे आधे बट गए थे दोस्तों। 5 मेंबर ऐसे थे जो कि चाहते थे कि भारत में देसी भाषाओं के अंदर शिक्षा शुरू हो, ठीक है, और 5 मेंबर ऐसे थे जो चाहते थे भारत में इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो ये भी एक विवाद का विषय हो गया था। तो ये कमेटी कुछ खास कर नहीं पाई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को कहा जाता है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ठीक है। जो ये 5 लोग थे जो चाहते थे कि भैया जो हमारी भारत की जो देसी भाषाएं हैं उनमें ही शिक्षा दी जाए,
तो ये प्राच्यविद थे, और जो आंग्लविद थे वो चाहते थे कि इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो इस तरह से ये एक विवाद हुआ था, ये तमाम चीजें थी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। अब अगर आपने हिस्ट्री को बिल्कुल सही तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ा है दोस्तों, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि भैया कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अगर आपको सन वगैरह याद है मोटा मोटा, तो आप आंसर इसका दे पाएंगे। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं कि दीन बंधु मित्र के द्वारा जो नील दर्पण का जो लेखन किया गया था वो इन सभी के अंदर सबसे पहले हुआ था। ठीक है, जो नील दर्पण का लेखन किया गया था वो 1858 में किया गया था, लगभग 1858-59 के आसपास। ठीक है, 1858-59, और ये सबसे पहले हुआ था इस पूरी फहरिस्त में। और आगे अगर बात करें, जैसे ये जो डी है, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय बने, तो ये इसके बाद का समय है दोस्तों, ये 1863 का समय है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये 1858 के बाद आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर ये देखेंगे आर्य समाज की स्थापना, तो ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, और इनके बाद अगर आगे चलें, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, तो आनंद मठ का लिखने का जो टाइम है दोस्तों ये 1882 है, 1882। तो ये दोस्तों इस तरह से है, अगर आपने हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ा है अच्छे से, तो ही आप इस तरह के प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में दोस्तों विचार करना है, और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है। तो आपको सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको मैं सीधा आंसर बताता हूं, पहले इसका उत्तर है बी, केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, जो कलकत्ता मदरसा है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था, बाकी सारी चीजें यहां पर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो जोनाथन डंकन के प्रस्ताव से बना था। ठीक है, ये बनारस संस्कृत कॉलेज है, यहाँ पर विलियम्स जोन्स लिखा है, तो विलियम्स जोन्स गलत है। दरअसल ये जोनाथन डंकन का प्रस्ताव था, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन का प्रस्ताव था 1791 में, जिससे बनारस संस्कृत कॉलेज बना था। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की जहां तक बात है, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये ऑर्थर वेलेस्ली दिया गया है, ऑर्थर वेलेस्ली नहीं है, ये लॉर्ड वेलेस्ली पढ़िए इसको आप। ठीक है, ये 1800 में स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सही लगा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर सीधा ही बता देता हूं, ये है आंसर डी, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। और इन सभी के बारे में पहले जिक्र कर चुका हूं। इनको निर्यात किया जाने लगा था बंगाल से एक प्रकार से कच्चे माल के तौर पर। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था बंगाल के ऊपर, और यहां पर किसानों से जबरदस्ती कपास, रेशम, शोरा, इन चीजों की जबरदस्ती खेती करवाई जाने लगी थी। ठीक है, ताकि इन चीजों को ब्रिटेन में भेजा जा सके, वहां से जो पक्का माल है, मतलब या जो बाद में वहां पे जो बनता था माल, उसको तैयार किया जाए। रॉ मटेरियल यहां से लेकर जाने लगे थे अंग्रेज, कच्चा माल यहां से लेकर जाने लगे थे। तो ये प्रमुख स्टेपल कमोडिटी थी उस दौर की। आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर डी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। अब दोस्तों ये सहायक संधि व्यवस्था ये है सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। तो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका पहले उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर है सी,
कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। तो ये सब्सिडियरी अलायंस जो एक सहायक संधि होती थी उसके अंदर ये कोई व्यवस्था, ये वाली शर्त नहीं होती थी, ठीक है। बाकी सारी शर्तें होती थी, जैसे दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की जो सिस्टम शुरू किया था उसमें क्या होता था कि जो भी भारतीय राज्य जो अंग्रेजों से हार जाता था वो अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखता था। खर्चा भी उसी राज्य का होता था और सेना ब्रिटिश सेना होती थी, और उस सेना में जो कोई हेड होता था वो भी एक अंग्रेज होता था, ठीक है। खर्चा सारा उस राज्य को करना पड़ता था, और बस उस राजा को ये कहा जाता था कि ये जो सेना है ये मौका पड़ने पर आपकी हेल्प करेगी, और मौका पड़ने पर यही सेना हमारे लिए भी आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। दोस्तों ये जो सहायक संधि का जो सिस्टम शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ये 1798 से शुरू किया, 1798 से आगे 1805 तक लगभग चलता रहा ये। तो यही दौर था जब फ्रांस के अंदर नेपोलियन काफी ताकतवर हो चुका था, ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी भी चाहती थी कि भैया नेपोलियन का जो खतरा है उससे अपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखें, ठीक है, अपनी सेना को बढ़ाएं। तो सेना को बढ़ाने के लिए इन्होंने सहायक संधि शुरू कर दी, ठीक है। जो राजा लोग थे उन्हीं के खर्चे पर सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, सेना को तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। और राजा लोगों के अंदर भी, जो स्थानीय जो राजा थे उनके अंदर भी एक डर बिठा दिया, भैया अभी तो हम हैं, कल को नेपोलियन यहाँ पे आ गया तो वो तो आपकी और बुरी हालत करेगा, ठीक है। तो राजाओं के मन में भी नेपोलियन का डर बैठा दिया, खुद तो ये डरते ही थे नेपोलियन से। तो भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, एक ये वाली बात भी थी। और ये डी देखिए, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता भी इससे भारतीय रियासतों पर स्थापित हो गई थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो राजा थे, जो स्थानीय राजा थे, वो अब डरने लग गए थे कि भैया वो खुद ही एक प्रकार से सांप को पाल रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों की सेना को वो खुद ही पाल रहे हैं। उन्हीं के राज्य में एक सेना रख दी अंग्रेजों ने, मतलब कहने को वो राजा की सहायता के लिए, लेकिन थी वो ब्रिटिश सेना, उसका जो हेड था वो ब्रिटिश था, ठीक है। तो वो डरते रहते थे कि भैया हम कुछ भी करेंगे तो कल को ये सेना जो है ये हमें आकर कुछ ना कुछ कर देगी, ठीक है। तो एक प्रकार से ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी इस चीज के द्वारा। तो ये है दोस्तों, और हमारा जो आंसर है यहां पर वो हो जाएगा सी, क्योंकि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना ये शर्त नहीं थी कि भैया ये जो सहायक संधि है वो एक आय का प्रबंध करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। आय का प्रबंध तो कंपनी अपने आप ही कर लेती थी। जब भी किसी नए राज्य को जीतती थी तो उसके ऊपर कई प्रकार के टैक्सेस लगा दिए जाते थे, ठीक है, उससे कई प्रकार के अधिकार हासिल कर लिए जाते थे, तो आय तो वहां से इनको मिलती थी। तो ये है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी भारत में शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के टाइम भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या कोशिशें की गई थी और उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 यहां पर आपको कथन दिए गए हैं और कूट का प्रयोग करके बताना है कि सही आंसर कौन से हैं, ठीक है। सही कथन आपको पहले देखने हैं। तो इसका मैं उत्तर आपको दोस्तों बता देता हूं। आंसर है इसका ए। कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ठीक है, जबकि जो कथन 3 है ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। दरअसल 1854 का टाइम था। लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर गवर्नर जनरल था और ये बड़ा ही अच्छा इसको प्रशासक अंग्रेजों के द्वारा माना गया, जबकि हम तो इसको काफी खुर्राट गवर्नर जनरल मानते हैं ना। इसने अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने का काम किया था और इसी का किया धरा था, जिसके कारण आगे जाकर 1857 की क्रांति भी हुई थी। इससे ही लोग ज्यादा असंतुष्ट थे। जो देसी राज्य हैं इसी के कारण, डलहौजी की नीतियों के कारण ही ज्यादा असंतुष्ट हुए थे। खैर वो एक अलग बात है। वुड्स डिस्पैच की यहां पर बात कर रहे हैं। तो 1813 से दोस्तों कोशिश शुरू कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि भारत में शिक्षा को संस्थागत किया जाए, शिक्षा के ऊपर कुछ खर्च किया जाए और अंग्रेजी शिक्षा को थोपा जाए भारत के अंदर, ठीक है। और ये आगे बढ़ती बढ़ती ये बात 1854 तक आ गई थी। एक वुड्स डिस्पैच तक ये बात पहुंच गई। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, चार्ल्स वुड नाम के एक विद्वान को या चार्ल्स वुड नाम के एक अधिकारी को के अंडर में एक कमेटी बना दी, ठीक है। और चार्ल्स वुड की ये जो कमेटी थी इसने जुलाई 1854 को, ठीक है, जुलाई 1854 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी योजना रखी और इसी योजना को वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसको भारत में शिक्षा के इतिहास में खासतौर पर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या है?
अगर आप थोड़ा सा ब्रिटिश इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। खैर आप केवल अभी इतना देखिए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया, वुड डिस्पैच को। तो इसके अंदर जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके प्रसार की बात मुख्य तौर पर की गई। इसने बताया कि भारत में जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो पाश्चात्य ढंग से होना चाहिए, ठीक है। जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है या जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उस प्रकार से यहां पर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, एक ये बात थी। दूसरा यहां पर कहा गया कि कुछ जो प्राइवेट लोग हैं अगर वो कोई शिक्षा संस्थान वगैरह खोलना चाहेंगे तो उनको सहायता अनुदान वगैरह भी दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो ये वाली शर्त उसके अंदर मौजूद थी दोस्तों, सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड। तो ये वुड्स डिस्पैच के अंदर थी कि अगर कोई स्थानीय लोग या कोई इंस्टीट्यूट्स हैं निजी तौर पर अगर कोशिश करें शिक्षा को आगे लेकर जाने की तो उनको सरकार की ओर से एड दी जाएगी, ग्रांट्स वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई थी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, और लंदन विश्वविद्यालय का आदेश भी था। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत के अंदर कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन तमाम जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके अंदर बाकी कुलपति, सीनेट के सदस्य, ये तमाम चीजें तमाम शुरू की गई थी, ठीक है। तो विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की बात भी इसी के अंदर की गई थी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो ये शिक्षा के माध्यम की बात है वो कहा गया था कि सभी स्तरों पर अंग्रेजी नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा का जो माध्यम है वो सभी स्तरों पर अंग्रेजी नहीं होगा, जबकि हमारा ये जो तीसरा जो कथन है ये कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया था कि जो स्कूली स्तर है, ठीक है, स्कूली स्तर पर तो शिक्षा का माध्यम जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, लोकल जो लैंग्वेजेस हैं वो होंगी स्कूली स्तर पर। लेकिन स्कूली स्तर के आगे जब उच्च शिक्षा की बात आती है, उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। तो वुड्स डिस्पैच के अंदर इस तरह की कुछ बातें की गई थी। तो वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये है दोस्तों, और हमारा जो आंसर है कुल मिलाकर ए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मैज़िनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है तो बता सकेंगे, लेकिन इतना डीप शायद ही बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा था, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों का यह आंसर सही भी हुआ था। आपको बता देता हूं, इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो थे दोस्तों, इन्होंने मैज़िनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी, ठीक है। और 1914 से लेकर 1919 तक ये अमेरिका में भी रहे थे। और आगे जाकर जब भारत में जब कांग्रेस में एक बंटवारा हो गया था, या बंटवारा ना कहें तो कांग्रेस के अंदर ही एक अलग धारा शुरू हो गई थी, ठीक है। गरम दल में भी वैसे तो ये थे शुरुआत में, गरम दल से मैं काफी आगे की बात कर रहा हूं, ये 1924 की बात है, 1923-24 की, ठीक है, 1923-24 कह लें। तो 1923-24 में कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज दल स्थापित हो गया था, जो कहते थे कि हम सेंट्रल असेंबली में जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो लाला लाजपत राय स्वराज दल के जरिए सेंट्रल असेंबली में पहुंचे थे, केंद्रीय असेंबली में, ठीक है। तो ये जो तमाम ऊपर चीजें दी गई हैं ये लाला लाजपत राय से साम्य रखती हैं। तो हमारा जो आंसर है यहां पर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और दोस्तों दिया गया कि निम्नलिखित में से उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो ये भी एक प्रकार से दोस्तों कालानुक्रम से संबंधित है, यानी कि आपको क्रोनोलॉजिकली पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो 4 घटनाएं ऊपर दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगी कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो मैं आपको एक बार सीधा इसका आंसर बताता हूं दोस्तों। इसका आंसर है बी, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कैसे? अब ये जो दोस्तों सबसे पहले बताता हूं मैं आपको एयर इंडिया की बात, जो 3, 2, 1, 4 जो मैंने बताई है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले इनमें हुआ था, ये हुआ था 1953 में, 1953, ठीक है। इसीलिए 3 सबसे पहले है। और 2 इसलिए क्योंकि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसी का नाम आगे जाकर बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास या भारत में बैंकिंग का इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आगे चलकर भारतीय स्टेट बैंक बना। तो ये बना था 1955 में, ठीक है। तो ये 1955 की बात है, इसलिए 2 नंबर
3 पहले हो ही गया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार, तो ये ऐसा केरला में हुआ था दोस्तों, ये 1957 में हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ईएमएस नंबूदरीपाद वो मुख्यमंत्री थे यहां पर केरला में, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के 1957 में चुनी गई थी पहली बार, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार। और इसके बाद गोवा भारत का अंग बन गया, तो गोवा के ऊपर भारत ने सैन्य कार्रवाई की 1961 में, ठीक है। पुर्तगाल का कब्जा था इसके ऊपर, 1961 में गोवा को भारत का अंग बना लिया गया था, और आगे चलकर 1987 में गोवा को फाइनली भारत का एक राज्य बना दिया गया था। 1961 से 87 के बीच में गोवा यूनियन टेरिटरी रही थी, केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो ये है दोस्तों, इस तरह से घटनाओं का कालानुक्रम है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, काफी आज टफ क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। तो अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो कृपया दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नए लेसन्स के। धन्यवाद दोस्तों।